दोस्तों अभी अभी बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है और यकीन मानिए यह खबर ऐसी है जो पूरे देश का खून खौला देगी, क्योंकि इस वक्त भारत के साथ वो हो गया है जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। दोस्तों आप ये वीडियो आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि हमारे देश की कूटनीतिक लड़ाई का वो सच है जिसे दुनिया ने छुपाने की कोशिश की, लेकिन अब सब कुछ सामने आ चुका है। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात दिल से कहना चाहता हूं। आप लोग कपड़े खोलकर नाचने वाली लड़कियों को बहुत ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब करते हैं, रात भर ऐसे वीडियो देखते रहते हैं जिनका देश के लिए, समाज के लिए कोई मतलब नहीं होता। लेकिन जब हम अपने देश भारत की आन बान और शान की बात करते हैं, जब हम अपने तिरंगे की गरिमा की बात करते हैं, जब हम दुनिया के सामने भारत की ताकत का झंडा गाड़ने की बात करते हैं, तो आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो न लाइक करते हैं, न सब्सक्राइब करते हैं और न ही कमेंट में भारत माता की जय लिखते हैं। अब देखिए दोस्तों, जब मैंने ये ग्राफ देखा ना तो सच मानिए मैं हिल गया, क्योंकि इस ग्राफ में साफ दिखाया गया है कि 77.7% लोग हमारी वीडियो को पूरा देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। सोचिए, इतना बड़ा आंकड़ा, यानी आप देख तो रहे हैं लेकिन साथ नहीं दे रहे। और आज मैं आपसे दिल से कहता हूं, मैं रजत शर्मा आज तक कभी किसी वीडियो में सब्सक्राइब के लिए नहीं बोला, लेकिन जब मैंने ये ग्राफ देखा तब लगा कि अगर आज मैं नहीं बोला तो ये देशभक्ति अधूरी रह जाएगी। इसलिए दोस्तों, अगर आप सच में भारत से प्यार करते हैं, अगर आपको गर्व है कि आप एक भारतीय हैं, तो अभी इसी वक्त इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में भारत माता की जय लिखिए, ताकि पूरी दुनिया को पता चले कि भारत जाग चुका है, भारत झुकने वाला नहीं है। अब चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं उस मुद्दे की तरफ जो इस वक्त पूरी दुनिया को हिलाकर रख चुका है, क्योंकि यह मामला सीधे भारत की वीटो पावर और संयुक्त राष्ट्र में उसकी स्थायी सदस्यता से जुड़ा है। भारत अब तक सऊदी और तुर्की को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान रहा था। भारत सोच रहा था कि जो भी रुकावटें उसकी राह में आ रही हैं वह इन दो देशों के कारण है, लेकिन अब सच्चाई सामने आ चुकी है और जो नाम सामने आया है उसने पूरे विश्व को हिला दिया है। दरअसल संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत को स्थायी सदस्यता दिलाने का प्रस्ताव जिस स्तर तक पहुंच गया था, वहां तक पहुंचना अपने आप में एक ऐतिहासिक क्षण था। एक 146 से भी ज्यादा देशों ने भारत के पक्ष में समर्थन दिया था। यह अपने आप में एक रिकॉर्ड है। यहां तक कि चीन, जो हमेशा भारत का विरोध करता रहा है, उसने भी इस बार अपना रवैया बदला और भारत को समर्थन दिया। दुनिया में यह चर्चा थी कि अब भारत को कोई नहीं रोक सकता। हर न्यूज एजेंसी, हर कूटनीतिक दफ्तर में यह चर्चा थी कि भारत अब संयुक्त राष्ट्र का स्थायी सदस्य बनने जा रहा है। लेकिन दोस्तों, जैसे ही यह खबर बाहर आई कि अमेरिका ने भारत के खिलाफ वीटो लगाने का फैसला किया है, पूरे देश में सन्नाटा छा गया, क्योंकि यह वही अमेरिका था जो कुछ महीने पहले तक भारत के साथ खड़ा दिखाई दे रहा था। वही अमेरिका जिसने प्रधानमंत्री मोदी से कहा था कि वह भारत को संयुक्त राष्ट्र की स्थायी सीट दिलाने के लिए पूरा प्रयास करेगा। तो फिर अचानक क्या हुआ कि वह अमेरिका जो सहयोगी था अब सबसे बड़ा दुश्मन बन गया? यही सवाल आज हर भारतीय के मन में है और इसी का जवाब आज इस वीडियो में मिलेगा। दोस्तों, शुरुआत होती है उस बंद कमरे से जहां संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य बैठे थे। रूस, चीन, अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन, ये 5 देश मिलकर यह तय करने वाले थे कि भारत को स्थायी सदस्यता दी जाए या नहीं। भारत के समर्थन में पहले ही 4 देश झुक चुके थे, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन। बस एक देश का हां बोलना बाकी था और भारत स्थायी सदस्य बन जाता। लेकिन तभी वो हुआ जिसने पूरी कूटनीति की दिशा ही बदल दी। अमेरिका ने साफ शब्दों में कहा कि वह भारत के इस प्रस्ताव को वीटो करेगा। दोस्तों सोचिए, यह वही अमेरिका है जो खुद को भारत का रणनीतिक सहयोगी बताता है। वही अमेरिका जिसने इंडो पैसिफिक में भारत के साथ मिलकर चीन को रोकने की बात कही थी, वही अमेरिका अब भारत की राह में दीवार बन गया। सवाल उठता है क्यों? आखिर क्या वजह थी कि अमेरिका ने भारत के पीठ पीछे छुरा घोंपा? जब भारत को यह खबर लगी तो विदेश मंत्रालय से लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय तक सबके होश उड़ गए। कोई यकीन ही नहीं कर पा रहा था कि यह वही देश है जिसके साथ भारत ने
रक्षा समझौते किए, व्यापारिक रिश्ते मजबूत किए और लोकतंत्र के साझा मूल्यों की बातें की। लेकिन असली कहानी तो इससे भी गहरी है दोस्तों। भारत अब तक यह मान रहा था कि सऊदी अरब और तुर्की इस पूरे घटनाक्रम के मुखिया हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि वे तो सिर्फ प्यादे थे। असल खेल तो अमेरिका के दिमाग में चल रहा था। दरअसल सऊदी और पाकिस्तान के बीच जो समझौता हुआ था, उसकी पूरी स्क्रिप्ट वॉशिंगटन में लिखी गई थी। कुछ दिन पहले कतर की राजधानी दोहा में मुस्लिम देशों की एक बड़ी बैठक हुई थी, जिसमें सऊदी अरब और पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ एक साझा प्रस्ताव तैयार किया था। लेकिन उस बैठक से ठीक 3 दिन पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और सऊदी अरब के युवराज मोहम्मद बिन सलमान के बीच देर रात तक मुलाकात हुई थी और उसी मुलाकात में यह तय हुआ था कि भारत की राह रोकनी है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि उस बैठक के सिर्फ 2 दिन बाद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री भी वॉशिंगटन पहुंचे थे और ट्रंप से मुलाकात की थी। यानी पूरा प्लान पहले से तैयार था। भारत को इस बात की भनक तब लगी जब इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने रिपोर्ट भेजी कि सऊदी और तुर्की सिर्फ पर्दे के सामने के किरदार हैं, असली मास्टरमाइंड अमेरिका है। जैसे ही यह खबर भारत के विदेश मंत्रालय तक पहुंची, पूरा माहौल गर्मा गया। जयशंकर ने तुरंत उच्च स्तरीय मीटिंग बुलाई और साफ कहा कि अब यह कूटनीतिक लड़ाई खुलकर लड़ी जाएगी। दोस्तों, अमेरिका का यह रवैया किसी झटके से कम नहीं था, क्योंकि यह वही देश था जिसने 4 महीने पहले खुद कहा था कि भारत को स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। लेकिन असल में अमेरिका कभी नहीं चाहता कि भारत संयुक्त राष्ट्र में उस स्तर तक पहुंचे जहां वह बराबरी से खड़ा हो सके। अमेरिका हमेशा से चाहता रहा है कि विश्व व्यवस्था उसके इशारों पर चले, और भारत का उदय उसकी इस सोच के लिए खतरा है। इसीलिए उसने पर्दे के पीछे से सऊदी और तुर्की को आगे किया, ताकि वे भारत पर आरोप लगाएं, भारत के खिलाफ माहौल बनाएं, और फिर जब वक्त आए तो अमेरिका वीटो का इस्तेमाल करके यह कह सके कि दुनिया अभी तैयार नहीं है। लेकिन यह चाल ज्यादा दिन छुप नहीं सकी। जब इजराइल ने यह जानकारी भारत को दी तो भारत ने तुरंत अपनी रणनीति बदल दी। अब खेल सिर्फ समर्थन जुटाने का नहीं था, बल्कि पूरी दुनिया को यह दिखाने का था कि कौन सच्चा सहयोगी है और कौन धोखेबाज। भारत ने तुरंत रूस, फ्रांस और ब्रिटेन से संपर्क किया और उन्हें बताया कि अमेरिका की यह चाल दुनिया के लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। रूस ने तुरंत कहा कि अगर अमेरिका ने वीटो का इस्तेमाल किया तो वह इसका विरोध करेगा। फ्रांस ने भी कहा कि अब वक्त आ गया है कि संयुक्त राष्ट्र के ढांचे में बदलाव लाया जाए, ताकि कोई एक देश अपनी मर्जी से पूरी प्रक्रिया को रोक न सके। दोस्तों, सोचिए कि यह वही फ्रांस है जिसने राफेल विमान से लेकर कई बड़े सौदे भारत के साथ किए, और आज वह भारत के साथ खुलकर खड़ा है। यानी दुनिया अब देख रही है कि भारत की ताकत किस कदर बढ़ चुकी है। लेकिन अमेरिका को यह बात हजम नहीं हो रही। अमेरिका जानता है कि अगर भारत स्थायी सदस्य बन गया तो दुनिया में शक्ति का संतुलन बदल जाएगा, क्योंकि भारत न सिर्फ एशिया का प्रतिनिधित्व करेगा, बल्कि ग्लोबल साउथ के देशों की आवाज भी बनेगा। यही वो डर है जिसने अमेरिका को मजबूर कर दिया कि वह भारत के खिलाफ इतना बड़ा कदम उठाए। लेकिन दोस्तों, अब वक्त बदल चुका है। अब भारत वो देश नहीं जो किसी के इशारे पर चले। अब भारत वो देश है जो जवाब देना जानता है, जो अगर कोई सामने से हमला करे तो उसकी आंखों में आंख डालकर देख सके। इसीलिए जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में जैसे ही यह मामला उठा, साफ कहा कि भारत अब खामोश नहीं रहेगा। और दोस्तों, यह तो बस शुरुआत है, क्योंकि आने वाले पार्ट्स में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह भारत ने इस अमेरिकी साजिश का जवाब दिया, किस तरह जयशंकर ने पूरी दुनिया को झकझोर देने वाला भाषण दिया, और किस तरह अब अमेरिका के भीतर ही भारत के समर्थन में आवाज उठने लगी है। इसीलिए वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आगे जो आने वाला है वह आपको गर्व से भर देगा। जैसे ही पहला झटका अमेरिका की तरफ से सामने आया, भारत की कूटनीति ने तुरंत अपनी रणनीति बदल दी। जयशंकर और उनकी टीम ने समझ लिया कि अब सिर्फ भाषणों से काम नहीं चलेगा, हर कदम पर धरातल पर भी कार्रवाई करनी होगी। पहला कदम था दुनिया के उन देशों को भरोसे में लेना जिन्होंने पहले भारत के समर्थन में कदम नहीं रखा था। अफ्रीकी देशों, लातिन अमेरिकी देशों और एशियाई सहयोगी देशों के विदेश मंत्रियों के साथ लगातार बैठकें की गईं। जयशंकर ने उन्हें स्पष्ट किया कि भारत की स्थायी सदस्यता सिर्फ भारत की उपलब्धि नहीं है, बल्कि यह उन सभी देशों की आवाज है जो अब तक संयुक्त राष्ट्र में उचित प्रतिनिधित्व से वंचित रहे। उन्होंने यह दिखाया
कि भारत न केवल अपनी शक्ति का उपयोग करेगा बल्कि उन देशों की आवाज को भी सुरक्षा परिषद में मजबूती देगा। इसी दौरान संयुक्त राष्ट्र में सुरक्षा परिषद के भीतर कई बैठकों का आयोजन हुआ। भारत ने प्रत्येक मीटिंग में अपने दृष्टिकोण को तार्किक, तथ्याधारित और शांतिपूर्ण तरीके से पेश किया। जयशंकर ने साफ तौर पर कहा कि भारत का लक्ष्य वैश्विक शांति और सहयोग को बढ़ावा देना है, न कि किसी देश को कमजोर करना। यह रणनीति इतनी प्रभावी रही कि कई देशों ने खुले तौर पर भारत का समर्थन करना शुरू कर दिया। दूसरी ओर अमेरिका, जो शुरू में पूरी तरह विरोधी था, अब इस नए दबाव में फंसा हुआ महसूस कर रहा था। उसे अंदाजा हुआ कि अगर उसने वीटो का प्रयोग किया तो उसका प्रभाव न केवल भारत के समर्थन में खड़े देशों पर पड़ेगा बल्कि वैश्विक स्तर पर उसकी छवि पर भी सवाल उठेंगे। इसलिए अमेरिका ने कुछ कूटनीतिक उपाय अपनाने शुरू किए, लेकिन भारत की मजबूती और स्पष्ट संदेश ने उसे अपने कदम दोहराने से रोक दिया। जयशंकर की टीम ने इस मौके का पूरा फायदा उठाते हुए यूरोपियन देशों से भी समर्थन जुटाना शुरू किया। उन्होंने यह दिखाया कि भारत के स्थायी सदस्य बनने से न केवल एशिया और अफ्रीका के देशों का प्रतिनिधित्व मजबूत होगा बल्कि यूरोप और अन्य महाद्वीपों के हित भी सुरक्षित रहेंगे। यह समझाने के लिए उन्होंने डेटा, सांख्यिकीय विश्लेषण और वैश्विक आर्थिक संदर्भ पेश किए। उनके इस दृष्टिकोण ने कई देशों को भारत के पक्ष में खड़ा कर दिया। इसी बीच संयुक्त राष्ट्र में कई विशेषज्ञ और मीडिया हाउस ने भारत की रणनीति को प्रमुखता से प्रकाशित किया। यह खबरें दुनिया भर के नागरिकों तक पहुंची और भारत के पक्ष में एक मजबूत जनमत बन गया। सोशल मीडिया पर भारत के समर्थन में कई ट्रेंड्स चलने लगे और लोगों ने देखा कि जयशंकर और उनकी टीम कितनी सटीक योजना और रणनीति के साथ काम कर रही है। यूनाइटेड नेशंस की बैठकें लगातार जारी रहीं। हर दिन नए डेटा, नए विश्लेषण और नए तर्क पेश किए गए। भारत ने साफ किया कि उसकी स्थायी सदस्यता न केवल उसकी प्रतिष्ठा बढ़ाएगी बल्कि वैश्विक निर्णयों में न्यायपूर्ण और संतुलित दृष्टिकोण भी सुनिश्चित करेगी। इस दृष्टिकोण ने कई देशों के नेता और प्रतिनिधियों को प्रभावित किया। दूसरी ओर कुछ विरोधी देशों ने नए मुद्दे उठाकर भारत की राह में बाधा डालने की कोशिश की, लेकिन जयशंकर ने हर आरोप का तथ्यात्मक और तार्किक जवाब दिया। उन्होंने दिखाया कि भारत हमेशा वैश्विक नियमों का पालन करता है और किसी भी विवाद को संवाद और कूटनीतिक माध्यम से हल करना चाहता है। इससे विरोधी देशों की कोई भी कोशिश फेल हो गई। भारत की कूटनीति का यह प्रभाव इतना मजबूत रहा कि अमेरिका को अपने कदम पर पुनर्विचार करना पड़ा। उसने समझ लिया कि सीधे वीटो का प्रयोग करना वैश्विक स्तर पर नकारात्मक प्रभाव पैदा करेगा और अमेरिका की विश्वसनीयता पर प्रश्न उठाएगा। इसलिए अमेरिका ने अप्रत्यक्ष रूप से वार्ता की और कुछ समझौतों पर चर्चा करने को तैयार हो गया। इस पूरे घटनाक्रम में जयशंकर और उनकी टीम ने न केवल रणनीतिक रूप से कदम बढ़ाए बल्कि दुनिया को यह भी दिखाया कि भारत अब सिर्फ खेल का हिस्सा नहीं है बल्कि खेल बदलने वाला खिलाड़ी बन चुका है। यही कारण था कि संयुक्त राष्ट्र की गलियारियों में अब हर चर्चा भारत की स्थायी सदस्यता और उसकी कूटनीतिक ताकत पर केंद्रित थी। इस दौरान भारत ने यह भी सुनिश्चित किया कि उसके प्रयास में पारदर्शिता और नैतिकता बनी रहे। हर मीटिंग, हर प्रस्तुति और हर वार्ता में भारत ने स्पष्ट किया कि उसका मकसद सिर्फ स्थायी सदस्यता हासिल करना नहीं है बल्कि वैश्विक शांति, न्याय और संतुलित निर्णय में योगदान देना है। यही दृष्टिकोण भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान दिला रहा था। दोस्तों, पार्ट 2 यहीं समाप्त नहीं होता। अगले भाग में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह भारत ने अपने कूटनीतिक चालों और रणनीतिक कदमों के जरिए अमेरिका और विरोधी देशों को मात दी और किस तरह से दुनिया ने भारत की स्थायी सदस्यता की मांग को समर्थन देना शुरू किया। यह वह हिस्सा है जो पूरी दुनिया के लिए गर्व का पल है और जिसे आप अंत तक देखने के बाद महसूस करेंगे कि भारत की कूटनीति कितनी मजबूत और प्रभावशाली है। जैसे जैसे वोटिंग का दिन करीब आया, संयुक्त राष्ट्र की गलियारियों में एक तनावपूर्ण माहौल बन गया। दुनिया की नजरें न्यूयॉर्क के मुख्यालय पर टिकी थीं, क्योंकि यह सिर्फ भारत की स्थायी सदस्यता का फैसला नहीं था, बल्कि 21वीं सदी की वैश्विक राजनीतिक संरचना की दिशा तय करने वाला क्षण था। भारत ने पहले ही 146 देशों से समर्थन हासिल कर लिया था और अब आखिरी राउंड में यह देखना था कि अमेरिकी दबाव और विरोधी देशों की रणनीतियों के बावजूद भारत कितना मजबूत खड़ा होगा।
संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य रूस, चीन, अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस फाइनल निर्णय लेने वाले थे और इन पांचों की बैठक बंद कमरे में चल रही थी। भारत की टीम ने इस मौके पर हर पहलू को तैयार रखा। जयशंकर ने सभी दस्तावेज, आंकड़े और तर्कों को बार बार समीक्षा किया और सुनिश्चित किया कि कोई भी कमी न रहे। उन्होंने यह भी योजना बनाई कि अगर अमेरिका ने वीटो का प्रयोग किया तो उसे कैसे सार्वजनिक किया जाएगा और कैसे अन्य देशों को इसके खिलाफ खड़ा किया जाएगा। वोटिंग शुरू होने से पहले भारत ने दुनिया भर के देशों के प्रतिनिधियों के साथ संवाद किया। अफ्रीका, एशिया, लातिन अमेरिका और यूरोप के कई देश सीधे भारत के समर्थन में आए। जयशंकर ने उन्हें स्पष्ट किया कि भारत की स्थायी सदस्यता केवल भारत का मामला नहीं है, बल्कि यह वैश्विक निर्णय प्रक्रिया में न्यायपूर्ण प्रतिनिधित्व और संतुलन का प्रतीक है। उन्होंने यह दिखाया कि अगर भारत को स्थायी सदस्यता मिलती है तो दुनिया में लोकतांत्रिक देशों का सामूहिक प्रभाव बढ़ेगा और वैश्विक दक्षिण के देशों की आवाज सुरक्षित होगी। इस रणनीति ने कई ऐसे देशों को भी भारत के पक्ष में ला दिया जो पहले किसी तरह की राय बनाने में हिचकिचा रहे थे। अमेरिका, जो शुरू में बहुत आक्रामक था, अब दबाव में महसूस कर रहा था। जयशंकर और उनकी टीम ने यह सुनिश्चित किया कि किसी भी तरह का अप्रत्यक्ष दबाव, धमकी या आर्थिक प्रलोभन कार्य न करें। उन्होंने अमेरिका को साफ संदेश भेजा कि भारत सिर्फ तथ्यों और न्याय के आधार पर ही कदम उठा रहा है और कोई भी चाल काम नहीं करेगी। इस कदम ने कई देशों को प्रभावित किया और अमेरिका की कूटनीतिक रणनीति कमजोर पड़ने लगी। जब वोटिंग शुरू हुई तो दुनिया ने देखा कि भारत के पक्ष में समर्थन का सिलसिला लगातार बढ़ रहा है। अफ्रीकी देशों ने बड़ी संख्या में भारत का समर्थन किया, एशियाई देश खड़े हो गए और यूरोप के कुछ देशों ने भी खुलकर भारत के पक्ष में मत डाला। संयुक्त राष्ट्र के कक्ष में हर देश की प्रतिक्रिया अब भारत के समर्थन में थी। अमेरिका की तरफ से वीटो का दबाव इतना मजबूत नहीं रह गया। जयशंकर की रणनीति ने यह सुनिश्चित किया कि अमेरिका अकेला नहीं रह पाए और उसके विरोध की कोई गंभीर संभावना नहीं बची। वोटिंग के दौरान जयशंकर ने अपने भाषणों में बार बार यह रेखांकित किया कि भारत की स्थायी सदस्यता वैश्विक शांति और संतुलन के लिए आवश्यक है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि भारत ने हमेशा अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन किया है और यह स्थायी सदस्यता उसकी प्रतिबद्धता को और मजबूत करेगी। इस दृष्टिकोण ने दुनिया के प्रतिनिधियों के मन में भरोसा बढ़ाया और भारत के पक्ष में मतों की संख्या बढ़ने लगी। जैसे जैसे परिणाम सामने आए, यह स्पष्ट हो गया कि भारत की जीत तय है। 143 देशों में से 185 देशों ने भारत को समर्थन दिया और केवल कुछ छोटे देश विरोध में रहे। इसका मतलब था कि संयुक्त राष्ट्र में स्थायी सदस्यता के रास्ते पूरी तरह से साफ हो गए। यह सिर्फ भारत की जीत नहीं थी, बल्कि उन सभी देशों की जीत थी जो न्यायपूर्ण प्रतिनिधित्व के समर्थक हैं। जयशंकर और उनकी टीम ने यह सुनिश्चित किया कि यह सफलता वैश्विक स्तर पर एक मिसाल बन जाए। दोस्तों, इस दौरान अमेरिका ने भी रणनीति बदली। उसने देखा कि अब खुले विरोध से नुकसान होगा और वह अप्रत्यक्ष रूप से भारत के पक्ष में खड़ा हुआ। इससे यह संदेश गया कि वैश्विक कूटनीति में न केवल ताकत बल्कि समझौता और न्यायपूर्ण निर्णय भी महत्व रखते हैं। भारत की टीम ने यह भी सुनिश्चित किया कि संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी सदस्यता से किसी देश का हित कम न हो और सभी देशों के बीच संतुलन बना रहे। यही वह क्षण था जब दुनिया ने देखा कि भारत अब केवल एक बढ़ती हुई शक्ति नहीं है, बल्कि वह देश बन चुका है जो वैश्विक निर्णयों में बराबरी से भाग ले सकता है। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के भीतर और बाहर दोनों जगह भारत की इस सफलता की चर्चा हो रही थी। मीडिया हाउस, विशेषज्ञ और आम लोग सब यह मान रहे थे कि भारत ने अपनी कूटनीति, योजना और रणनीति के दम पर इतिहास रचा है। इस सफलता का असर भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि पर भी पड़ा। अब वैश्विक नेता ये मानने लगे कि भारत सिर्फ दक्षिण एशिया का प्रतिनिधि नहीं, बल्कि पूरे ग्लोबल साउथ का मजबूत समर्थक और न्यायपूर्ण निर्णय करता है। इस स्थिति ने अमेरिका सहित अन्य पश्चिमी देशों को यह समझने पर मजबूर किया कि भारत को नजरअंदाज करना अब संभव नहीं है। और दोस्तों, यह तो बस पहला ऐतिहासिक पल था। अगले भाग में मैं आपको बताऊंगा कि भारत ने अपनी स्थायी सदस्यता मिलने के बाद दुनिया में अपनी नई भूमिका कैसे तय की, कौन कौन से देशों के साथ गठबंधन मजबूत किए और किस तरह से वैश्विक स्तर पर भारत की कूटनीतिक शक्ति बढ़ी। यही वह हिस्सा है जो दर्शकों को गर्व और रोमांच दोनों देगा। जैसे ही भारत को संयुक्त राष्ट्र में स्थायी सदस्यता मिल गई,
पूरी दुनिया ने इसे ऐतिहासिक पल के रूप में देखा। न्यूयॉर्क की गलियों में पत्रकारों और कूटनीतिक प्रतिनिधियों की हलचल चरम पर थी। जयशंकर और उनकी टीम ने तुरंत कदम बढ़ाए और यह सुनिश्चित किया कि भारत की नई भूमिका का प्रभाव सकारात्मक और संतुलित रहे। पहला कदम था वैश्विक गठबंधन को और मजबूत करना। भारत ने अफ्रीकी देशों, लातिन अमेरिका, दक्षिण पूर्व एशियाई देशों और यूरोप के कुछ उदार देशों के साथ सीधे संवाद शुरू किया। यह संवाद केवल राजनीतिक नहीं था, बल्कि आर्थिक, तकनीकी और सुरक्षा सहयोग को भी शामिल करता था। भारत ने यह स्पष्ट किया कि अब उसकी भूमिका सिर्फ एक शक्तिशाली देश होने की नहीं है, बल्कि वह उन सभी देशों की आवाज बनकर वैश्विक निर्णय प्रक्रिया में न्याय और संतुलन लाएगा। जयशंकर ने दिखाया कि भारत की स्थायी सदस्यता केवल भारत के लिए नहीं, बल्कि उन सभी देशों के लिए भी जरूरी है जो लंबे समय से संयुक्त राष्ट्र में उचित प्रतिनिधित्व से वंचित रहे। इस संदेश ने कई देशों को भारत के पक्ष में मजबूती से खड़ा कर दिया। साथ ही अमेरिका ने अपनी रणनीति बदली और अप्रत्यक्ष रूप से भारत की नई स्थिति को चुनौती देने की कोशिश की। उसने कुछ पुराने सहयोगियों को सक्रिय किया ताकि भारत की भूमिका पर सवाल उठाया जा सके, लेकिन भारत ने हर कदम पर स्पष्ट नीति अपनाई। जयशंकर ने कहा कि भारत किसी देश का दबाव नहीं मानेगा, लेकिन सहयोग और संवाद के लिए हमेशा तैयार रहेगा। इस नीति ने अमेरिका की अप्रत्यक्ष चालों को निष्प्रभावी बना दिया और उसे मानना पड़ा कि भारत अब सिर्फ पीछे हटने वाला नहीं है। इसके अलावा भारत ने सुरक्षा परिषद के भीतर नई नीतियों और प्रस्तावों पर जोर देना शुरू किया। उसने यह दिखाया कि वैश्विक समस्याओं जैसे जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद, आर्थिक असमानता और शांति स्थापना में भारत सक्रिय भूमिका निभा सकता है। भारत ने स्पष्ट किया कि वह किसी भी निर्णय में न्यायपूर्ण और संतुलित दृष्टिकोण अपनाएगा और वैश्विक दक्षिण के देशों को सुरक्षा परिषद में समान अधिकार दिलाएगा। इस दौरान भारत ने अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों के साथ संवाद भी जारी रखा। जयशंकर ने साफ संदेश दिया कि भारत की स्थायी सदस्यता किसी के लिए खतरा नहीं, बल्कि वैश्विक संतुलन और शांति के लिए जरूरी है। उन्होंने दिखाया कि भारत की कूटनीति सिर्फ सत्ता पाने की नहीं है, बल्कि दुनिया के लिए न्यायपूर्ण और स्थायी समाधान लाने की है। भारत ने आर्थिक और तकनीकी गठबंधन भी मजबूत किया। उसने रूस, चीन और यूरोपीय देशों के साथ नई साझेदारियों का निर्माण किया ताकि वैश्विक समस्याओं के समाधान में भारत की भूमिका प्रभावी हो। साथ ही भारत ने यह सुनिश्चित किया कि उसका उभरता प्रभाव किसी देश की संप्रभुता पर आघात न पहुंचाए, बल्कि सभी देशों के हितों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिए जाएं। इस पूरी प्रक्रिया में जयशंकर की टीम ने यह सिद्ध किया कि कूटनीति सिर्फ ताकत और दबाव का खेल नहीं है, बल्कि संयम, योजना और दूरदर्शिता से वैश्विक बदलाव लाया जा सकता है। भारत की स्थायी सदस्यता ने यह संदेश दिया कि अब ग्लोबल साउथ और उभरती शक्तियां भी वैश्विक निर्णयों में बराबरी की भूमिका निभा सकती हैं। और दोस्तों, यही वह ऐतिहासिक क्षण था जब भारत ने दुनिया को दिखाया कि वह न केवल एक बड़ी शक्ति है, बल्कि एक जिम्मेदार वैश्विक खिलाड़ी भी है। अमेरिका सहित कई पुराने शक्तिशाली देशों ने समझ लिया कि भारत के साथ अब सिर्फ सहयोग करना ही लाभकारी है। जयशंकर की कूटनीति ने यह स्पष्ट कर दिया कि भारत अब पीछे नहीं हटेगा और वैश्विक निर्णयों में उसकी आवाज हमेशा महत्वपूर्ण रहेगी। इस पूरी कहानी से यह साफ हो गया कि भारत ने अपनी रणनीति, संयम और कूटनीति के दम पर इतिहास रचा। अब भारत सिर्फ एक देश नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक प्रेरणा बन गया है। भारत की स्थायी सदस्यता केवल एक राजनीतिक उपलब्धि नहीं है, बल्कि यह वैश्विक न्याय, संतुलन और सहयोग का प्रतीक बन गई है। दोस्तों, अगर आपने यह कहानी ध्यान से देखी और समझी, तो कमेंट में भारत माता की जय जरूर लिखिए। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि इसी तरह की सटीक और जानकारीपूर्ण खबरें आप तक सबसे पहले पहुंचेंगी। इस ऐतिहासिक सफलता के पीछे छिपी रणनीति, कूटनीति और देशभक्ति की पूरी कहानी यही खत्म होती है।